जब मैं 7 साल का था, अचानक मेरे दिमाग में एक खाली सा पैनल दिखाई देने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि यही मेरा सिस्टम या कोई खास शक्ति है, लेकिन मैंने उसे चालू करने के लिए हर तरीका आजमा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उस पैनल ने अचानक कॉलेज की लाइब्रेरी की किताबों पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। उसके अंदर हजारों किताबों की सूची दिखाई देने लगी। उन किताबों में हर क्षेत्र का ज्ञान मौजूद था। इतनी सारी किताबें देखकर पहले तो मेरा मन हार मानने का हुआ, लेकिन तभी मुझे पता चला कि अगर मैं 3 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ता तो मैं अपनी बोलने की क्षमता खो देता और गूंगा बन जाता। मजबूरी में मैंने कॉलेज के पूरे 4 साल लगाकर उन सभी किताबों को पढ़ डाला। जैसे ही आखिरी किताब खत्म हुई, मेरे दिमाग में मौजूद वो पैनल अचानक गायब हो गया। कॉलेज से ग्रेजुएशन के दिन मैं और मेरे हॉस्टल के 3 सबसे अच्छे दोस्त फेयरवेल पार्टी के बाद होटल से बाहर निकले ही थे कि मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की बूंदें शरीर पर गिरते ही कपड़े भिगोने के बजाय हमारा सारा नशा उतार रही थी। इतना ही नहीं, उनसे एक अजीब सी सुकून भरी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरे दिमाग से गायब हो चुका पैनल फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार उस पैनल पर सिर्फ 3 बड़े शब्द लिखे थे। पोर्टल चार्ज हो रहा है। मैं हैरान रह गया। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस पैनल को चार्ज कर सकती है? उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मामला बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, सुनो यूलियांग, श्याओ, हम अभी इसी वक्त सबसे खुली और सुरक्षित जगह की तरफ चलते हैं। हम चारों तब तक बारिश में भीगते रहे जब तक बारिश पूरी तरह बंद नहीं हो गई। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान रह गए। भाई, तू मजाक तो नहीं कर रहा? बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन इतनी देर तक कौन भीगता है? लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में मेरा पक्का इरादा देखा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो, ग्रेजुएशन से पहले एक आखिरी बार अपने भाइयों के साथ ये यादगार पल भी जी लेते हैं। इसके बाद बारिश रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। हिसाब से देखा जाए तो 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद हमें थका हुआ, ठंडा और नींद से बेहाल होना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हमारी एनर्जी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब हम वापस लौटने लगे तभी मेरी नजर सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी। जो पेड़ कल रात तक पूरी तरह सूखे और मुरझाए हुए थे, उन पर सिर्फ एक ही रात में नई नई पत्तियां निकल आई थी। तभी तीसरा भाई श्याओ यूलियांग अचानक चिल्लाया, भाइयों, मुझे अभी पता चला है कि कल रात सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव में भी। ये सुनते ही मैं और बड़ा भाई चेन तुरंत समझ गए। जल्दी सुपरमार्केट चलते हैं। इतनी सारी अजीब घटनाएं एक साथ होना किसी बड़े हादसे का संकेत था। हमें लोगों के समझने से पहले ही जितना हो सके उतना राशन और जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगर हमारा अंदाजा गलत निकला तो ज्यादा से ज्यादा कुछ साल तक वही सामान इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर हम सही निकले तो यही सामान भविष्य में हमारी जान बचाएगा। जब हम ढेर सारा सामान लेकर वापस लौट रहे थे तभी हमें एक और अजीब बात का एहसास हुआ। जो तीसरा भाई श्याओ यूलियांग पहले हमेशा बीमार और कमजोर रहता था, वही अब 40 किलो पानी का पैक ऐसे उठा रहा था जैसे उसका कोई वजन ही ना हो, और हम बाकी तीनों भी लगभग 100 किलो तक का सामान बिना किसी परेशानी के उठा रहे थे। अब साफ हो चुका था, उस रहस्यमयी बारिश ने हम सबकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी। इसके बाद हम सारा सामान हॉस्टल ले आए, लेकिन अगर सच में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी तो इतना राशन बिल्कुल भी काफी नहीं था। इसलिए अगले 4 दिनों तक हमने अपनी जेब का एक एक पैसा खर्च करके जितना हो सकता था उतना राशन और जरूरी सामान खरीद लिया। लेकिन जब हमने अपने सामने राशन का वो पहाड़ देखा, हॉस्टल के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने की बात आई तो हम तीनों फिर से दुविधा में पड़ गए। भैया, आपको पूरा यकीन है इस बार तो हम अपनी सारी जमा पूंजी ही लगा देंगे? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जरा बाहर देखो, कल ही तो मैदान की घास काटी गई थी, लेकिन आज वही घास हमारी जांघों तक पहुंच गई है। और सिर्फ घास ही नहीं, उसके अंदर के कीड़े मकोड़े भी 2-3 गुना बड़े हो चुके हैं। इतने बड़े हो गए हो तुम लोग। क्या कभी ऐसी घटना देखी है या इसके बारे में सुना है? मेरी बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन्हें अपने अपने घर फोन करके जितना हो सके उतना राशन और जरूरी सामान जमा करने के लिए कह दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आधे दिन के भीतर ही दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को कुछ अजीब होने का एहसास होने लगा। बड़े बड़े सुपरमार्केट और किराने की दुकानें देखते ही देखते खाली होने लगी। इसी बीच कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनके शरीर में भी बदलाव आने लगे हैं। हालांकि पहली बारिश ड्रैगन देश में तड़के सुबह हुई थी, इसलिए उस समय बाहर मौजूद लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पहली बारिश के सिर्फ 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। मगर इस बार की बारिश बिल्कुल अलग थी। बारिश की हर बूंद शरीर पर पड़ते ही तेज चुभन महसूस होती थी और पानी से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम पैनल ने इस बार जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने तीनों दोस्तों को तुरंत हॉस्टल वापस बुला लिया और उनसे कहा कि घर पर भी सबको साफ साफ बता दें, इस बार की बारिश में कोई भी बाहर मत निकलना और भूल कर भी भीगना मत। बड़ा भाई चेन तो बाकी छात्रों को भी वापस बुलाने जाने वाला था, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक दिया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं होगा, अब हमारी बातों पर उनका जरा भी भरोसा नहीं है। जब से उन्हें एहसास हुआ है कि उन्हें खुद ही ताकत हासिल करनी होगी, तभी से उन्होंने हम सबसे दूरी बना ली है। और वैसे भी ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो वे हमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। कुछ ही देर बाद हमारे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। वो ड्रैगन देश की सरकार की ओर से जारी किया गया आपातकालीन संदेश था। सभी लोग तुरंत बारिश से बाहर निकल जाएं। स्कूल के लाउडस्पीकर पर भी यही घोषणा लगातार दोहराई जाने लगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार सिर्फ उन्हें ताकतवर बनने से रोकने के लिए झूठ बोल रही है। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली। मैंने लाइट जलानी चाहिए, लेकिन बिजली पहले ही जा चुकी थी। खिड़की के बाहर भी सिर्फ घना अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद जब धीरे धीरे उजाला होने लगा, तब जाकर हमें बाहर का असली मंजर दिखाई दिया। जो कैंपस कल तक हरा भरा और खूबसूरत था, वो सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। चारों तरफ फूल और घास मुरझा चुके थे। पेड़ लगभग पूरी तरह सूख चुके थे। यहाँ तक कि लोहे की रेलिंग भी इतनी बुरी तरह गल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन सबसे डरावना नजारा अभी बाकी था। जगह जगह जमा पानी में कई लाशें पड़ी थी, जिनके शरीर इतने बुरी तरह गल चुके थे कि उनकी हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी। कल तक जो हमारे सहपाठी थे, आज उनकी यह हालत देखकर हम चारों हॉस्टल के कमरे में लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसी पल हमें पूरी तरह यकीन हो गया, महाविनाश सचमुच शुरू हो चुका था। हम अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। तभी तीसरे दिन की बारिश ठीक समय पर फिर से शुरू हो गई। इस बार ज्यादातर लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे बारिश में जाएं, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद मेरे शरीर पर गिरी, मुझे तुरंत एहसास हो गया। ये बारिश पहले दिन वाली बारिश जैसी ही थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग था। आखिर वो फर्क क्या था? मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पहले की तरह मैं अपने हॉस्टल के तीनों साथियों को लेकर सीधे बारिश में चला गया। बाकी छात्र हमें देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे साथ आए। ऐसा लग रहा था मानो सभी सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हों कि खबर आखिरकार मिल ही गई। लेकिन शायद दूसरी बारिश ने ज्यादातर संचार लाइनें खराब कर दी थी, इसलिए उन्हें करीब 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिर सरकारी घोषणा सुनाई दी। सभी नागरिक तुरंत किसी सुरक्षित
सुरक्षित इमारत या शरण स्थल में चले जाएं, किसी भी हाल में बाहर न निकले, बस इतना ही। इतना छोटा और सीधा संदेश देखकर लग रहा था कि सरकार भी समझ चुकी थी कि इंसानियत एक ऐसे खतरे का सामना करने वाली है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस मुसीबत से लड़ने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। इसी दौरान बारिश में खड़े खड़े मुझे एक और अजीब बात दिखाई दी। जो घास का मैदान पहले बिल्कुल सूना था, अब वह हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगा था, और जो कीड़े मकोड़े दूसरी बारिश के बाद किसी तरह जिंदा बच गए थे, उनका आकार भी कई गुना बड़ा हो चुका था। दूर एक टिड्डा तो लगभग आधे इंसान जितना बड़ा हो गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इंसानों के शरीर में ऐसा कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम वापस हॉस्टल पहुंचे तब जाकर हमें असली बात समझ आई। अगर पहली बारिश का काम लोगों को मजबूत बनाना था और दूसरी बारिश का काम कमजोरों को छांटना था, तो तीसरी बारिश अपने साथ अलौकिक शक्तियां लेकर आई थी। सबसे पहले बड़े भाई चेन यी ने अपनी मुट्ठी भींची। अचानक उसके शरीर से एक भारी शक्ति बाहर निकली और देखते ही देखते उसके सामने आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई। वह दीवार किसी मजबूत ढाल की तरह उसके सामने खड़ी थी। इसके बाद शू झो ने अपनी हथेली फैलाई। उसकी हथेली से लगातार पानी की एक अजीब धारा निकलने लगी, जो उसके इशारे पर हवा में किसी जिंदा सांप की तरह लहराते हुए इधर उधर घूम रही थी। फिर शाओ युलियांग की शक्ति सबसे अलग निकली। उसके अनुसार उसकी क्षमता कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध थी, लेकिन अभी तक उसे कोई उपयुक्त अनुबंध साथी नहीं मिला था, इसलिए वह अपनी शक्ति दिखा नहीं सका। जहां तक मेरी बात है, ऐसा लग रहा था कि मुझे दो अलग अलग शक्तियां मिली थी। एक तो पिछली 2 बारिशों से मिली मानसिक शक्ति थी, और दूसरी की तरह चार्ज होने के बाद मुझे 500 क्यूबिक मीटर का वर्चुअल स्टोरेज दे गया। दूसरा एक तरह का इन्फॉर्मेशन पैनल था। अब मुझे बस किसी इंसान की तरफ देखना होता और उसकी सारी जानकारी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगती। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि जब मैंने खुद पर इसे आजमाया तो मैं अपनी भी पूरी जानकारी देख सकता था। मैं खिड़की के पास गया और गंभीर आवाज में बोला, चलो पहले अपना सारा सामान समेट कर मेरे वर्चुअल स्टोरेज में रख देते हैं। मुझे लगता है कि हम ज्यादा दिन इस कॉलेज में नहीं रुकने वाले। मेरी बात सुनकर शू झो हैरानी से बोला, दूसरे भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाहर तो बस वे बदले हुए कीड़े मकोड़े हैं। सरकार जल्द ही कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगी। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कैंपस में लाउड स्पीकर पर घोषणा होने लगी, सभी शिक्षक और छात्र ध्यान दें, जियांग सिटी शेल्टर का शुरुआती निर्माण पूरा हो चुका है। कृपया अपना जरूरी सामान साथ लेकर कल सुबह सेना की सुरक्षा में व्यवस्थित रूप से शेल्टर के लिए रवाना हो। घोषणा सुनते ही चेन यी की आंखें फैल गई। दूसरे भाई कमाल कर दिया आपने, आप सच में जियांग सिटी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े जीनियस हैं। लेकिन मैंने सिर झुका लिया। असल में ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर इंसानों को अपने घर और शहर छोड़कर शेल्टर में जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। शेल्टर जाने में अभी एक दिन बाकी था। मैं खिड़की से बाहर उड़ते हुए विशालकाय कीड़ों को देखते हुए सोचने लगा, बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर अपनी नई जागी हुई शक्तियों को आजमाया जाए। जब मैंने यह बात कमरे में मौजूद बाकी तीनों साथियों को बताई तो वे भी उत्साह से भर गए। तो चलो पहले मैदान चलते हैं, वहीं उस मेंढक को देखते हैं। लेकिन चेन यी ने भौहें से कोड़ते हुए कहा, दूसरे भाई आपने ही तो कहा था कि वह मेंढक जहरीला हो सकता है, उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, वह सिर्फ मेरा अंदाजा था, और अगर वह सचमुच जहरीला निकला तो और भी अच्छा। ये कहते हुए मैंने तीसरे भाई शाओ युलियांग की तरफ देखा। वह घबराकर बोला, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? दूसरे भाई कहीं आप मुझसे उस बदसूरत टोड़ के साथ अनुबंध करवाने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा देखते ही मेरी भूख मर जाती है। मैं मुस्कुराया, लेकिन अगर उसके पास जहर है तो वह बहुत ताकतवर भी हो सकता है। शाओ युलियांग ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, फिर भी बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा कि वो चीज मेरे शरीर के अंदर जाएगी, मुझे अभी से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चलो कुछ और ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकल आए। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, मुश्किल से 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। हर तरफ जंगली घास उगाई थी और बीच बीच में विशाल कीड़े निकलकर हम पर हमला कर रहे थे। हालांकि उनका आकार पहले से बड़ा हो गया था और उनकी ताकत भी बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके अलावा उनमें कुछ खास नहीं था। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही चले होंगे कि हमारा सामना पहले असली दुश्मन से हो गया। हमारे सामने करीब 3 मीटर ऊंचा एक विशाल प्रेइंग मैंटिस खड़ा था। उसकी लाल माणिक जैसी आंखें खौफनाक चमक बिखेर रही थी, जबकि उसके आगे के दोनों दरांती जैसे पंजे ठंडी चमक के साथ मौत का एहसास करा रहे थे। जैसे ही मैंने उसका स्टेटस पैनल देखा मैं हैरान रह गया। उसकी तीनों बेसिक स्टैट्स हम चारों से भी ज्यादा थी। तीसरी बारिश खत्म हुए अभी सिर्फ 6 घंटे ही बीते थे और इतनी ताकतवर म्यूटेंट प्रजाति सामने आ गई थी। सोचकर ही डर लग रहा था कि आगे न जाने कितने भयानक राक्षस मिलने वाले हैं। मैंने तुरंत उसकी सारी जानकारी अपने बाकी तीनों साथियों के साथ साझा कर दी। उसी समय वह विशाल मेंटिस अपनी दरांती जैसी भुजाएं घुमाते हुए हमारी तरफ झपटा। हम चारों फौरन अलग अलग दिशाओं में हट गए। तभी शू झो की आंखों में चमक उभरी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। वह धारा किसी फुर्तीले सांप की तरह मेंटिस के हमले से बचते हुए उसके नीचे से घूमकर सीधे उसके सीने तक जा पहुंची। अगले ही पल वह किसी भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर जा लगी। विशाल मेंटिस दर्द से भयानक चीख मारने लगा और अपने विशाल दरांती जैसे पंजों को पागलों की तरह घुमाने लगा। इसी बीच चेन यी ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और मजबूत मुद्रा में खड़ा हो गया। उसके शरीर से मिट्टी के रंग की रोशनी निकली और देखते ही देखते जमीन से एक मजबूत मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, जिसने मेंटिस के उग्र हमलों को रोक लिया। मेरी मानसिक शक्ति इस तरह के बिना चेतना वाले जीवों पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थी, इसलिए मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर सबको निर्देश देता रहा। आखिरकार शू झो ने अपनी पानी की तलवार से जोरदार वार किया। तलवार सीधे विशाल मेंटिस के पेट को चीरती हुई आर पार निकल गई। वह विशाल दैत्य धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही शू झो खुशी में उसके पास जाकर उसे लात मारने वाला था, मैंने तुरंत उसे रोक लिया। रुको, उसके पास मत जाना भाई, पहले अपनी मिट्टी की दीवार से उस पर एक और हमला करके देखो। जैसे ही उसके माता पिता का जिक्र हुआ, शू झो तुरंत पीछे हट गया। दादाजी, ये तो सच में मरने का नाटक कर रहा था। तभी चेंगी ने पूरी ताकत से मिट्टी का बड़ा ढेला उसके ऊपर दे मारा। विशाल मेंटिस के शरीर से बदबूदार काला पानी फूटकर बाहर निकला और इस बार वह पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन पास खड़ा शाओ युलियांग बिल्कुल चुप था। उसे लग रहा था कि वह यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया है। बड़ा भाई अकेले ही सामने से सब कुछ झेल लेता था। दूसरा भाई पूरे मैदान को संभालता था। चौथे भाई की मार्ग शक्ति भी बेहद जबरदस्त थी और वह किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा था। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि अगली बार भी बस खड़ा होकर अपने साथियों को लड़ते देखता रहे। वह भारी कदमों से हमारे पास आया। दूसरे भाई, मैं उस ठंडे मेंढक के साथ अनुबंध करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही हम तीनों हैरान रह गए, लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा था। युलियांग, खुद पर इतना दबाव मत डालो। हो सकता है आगे हमें इससे भी बेहतर म्यूटेंट जीव मिल जाए, मुझे पता है, लेकिन अपने भाइयों को जान की बाजी लगाते देखना और खुद कुछ भी न कर पाना, यह एहसास बहुत बुरा है। ठीक है, पहले उस बड़े मेंढक के पास चलते हैं, हालात देखकर फिर फैसला करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, मेरे दिमाग में विशाल मेंटिस की जानकारी अचानक बदल गई। नाम विशाल मेंटिस, स्तर लेवल 1 म्यूटेंट जीव, स्थिति मृत शेष मूल्य, उसकी तेज दरांती जैसी दोनों भुजाएं और पूरी तरह विकसित धातु कोर। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लग ही रहा था कि कुछ छूट गया है। अरे हाँ, लूट का सामान। ये कहते हुए मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक बड़ा चाकू निकाला और कुछ ही वार में मेंटिस की दोनों दरांती जैसी भुजाएं काट दी। उन्हें हाथ में घुमाकर देखा। हर एक का वजन करीब 50 किलो था। एक शाओ युलियांग के लिए और एक मेरी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही। इसके बाद मैंने मेंटिस के शरीर के अंदर से फुटबॉल जितना बड़ा एक धातु कोर निकाला। फिलहाल हमें नहीं पता था कि उसका क्या उपयोग है, इसलिए मैंने उसे भी वर्चुअल स्पेस में रख दिया। इसके बाद हम विशाल मेंढक की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में धुंध लगातार घनी होती जा रही थी। ऊपर
से तरह तरह के म्यूटेंट जीव बार बार धुंध से निकलकर हम पर हमला कर रहे थे। सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार घनी धुंध के बीच हमें एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। उसकी ऊंचाई विशाल मेंटिस के बराबर थी, लेकिन उसका शरीर किसी भारी ट्रक जितना चौड़ा और ताकतवर था। उसकी दोनों आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी और बीच बीच में वह अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल रहा था। अपनी लंबी जीभ से हवा में उड़ रहे फुटबॉल जितने बड़े मच्छर को एक ही झटके में लपक कर निगल लिया। जू झो कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। भैया, क्या हम सच में इस राक्षस से लड़ने वाले हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे एक ही निवाले में निगल जाएगा। मैं उस विशाल मेंढक को घूरता रहा। मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और ये फिर से कई गुना बड़ा हो गया। तभी अचानक मुझे अपने दिमाग में 2 इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। कोई और आ रहा है। कुछ ही पल बाद धुंध को चीरते हुए कैमोफ्लेज वर्दी पहने 2 पुलिसकर्मी हमारे सामने आ गए। बच्चों, यहाँ बहुत खतरा है, तुरंत अपने हॉस्टल वापस जाओ। ये सुनते ही जूझो की आंखों में उम्मीद चमक उठी। पुलिस अंकल, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम अभी इसी राक्षस को मारने की योजना बना रहे थे। ये सुनकर उम्रदराज पुलिस अधिकारी गुस्से में बोल पड़ा। बकवास मत करो। इस राक्षस की वजह से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और वे सभी तुम्हारी तरह कॉलेज के छात्र थे। हम लोग भी इसे बस यहीं तक रोक पाए हैं। तुम लोग इसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? तुरंत हॉस्टल वापस जाओ। मैंने पूछा, पुलिस अंकल, क्या आप लोग भी इसे खत्म नहीं कर सकते? अधिकारी ने गहरी सांस ली। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास गोला बारूद बहुत कम बचा है। कल शेल्टर तक पहुंचने के रास्ते में न जाने कितनी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने फिर पूछा, तो फिर किसी शक्तिशाली जागृत व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया? पास खड़ी महिला पुलिसकर्मी हल्का सा मुस्कुराई। जागृत व्यक्ति? पहली बार विकसित होने वाले लोग बस थोड़े ताकतवर हो जाते हैं। ऐसे खतरनाक म्यूटेंट जानवर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। और जो लोग 2 बार विकसित होकर अपनी असली शक्ति जागृत कर पाते हैं, पूरे जियांग शहर में ऐसे लोग गिने चुने ही हैं। मैंने पूछा, मतलब सिर्फ वही लोग अपनी शक्ति जागृत कर सकते हैं जो 2 बार उस रहस्यमयी बारिश में भीगे हों? अगर कोई उस बारिश का पानी इकट्ठा करके बाद में उसमें नहाए या उसे पी ले तो क्या होगा? महिला पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। तीसरी बारिश के बाद बहुत से लोगों ने पानी जमा किया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही वह साधारण पानी बन गया। चाहे उसमें नहा लो या पी लो, शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। जहां तक बारिश में भीगने के समय की बात है, अभी तक की रिसर्च यही कहती है कि जितनी देर कोई उस रहस्यमयी बारिश में भीगता है, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद अधिकारी ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत हो गई होगी। अब यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पुलिस के जाने के बाद हॉस्टल के तीनों लड़के मेरी तरफ देखने लगे। वे मेरे अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने उस विशाल मेंढक की जानकारी दोबारा देखी। वह अब अगले स्तर पर पहुंचने के बिल्कुल करीब था। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद पूरा जियांग शहर इसका शिकार बन जाएगा। इसे विकसित होने से पहले ही खत्म करना होगा। ये सुनते ही जू झो उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुको, मुझे एक प्रयोग करना है। इतना कहकर मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक तेज सर्च लाइट निकाली और बिजली की रफ्तार से उस विशाल मेंढक की तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्टल के बाकी तीनों लड़के भी तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़े। उधर खड़े दोनों पुलिस वाले यह देखकर हैरान रह गए। इतनी तेज रफ्तार, क्या ये सब भी जागृत शक्तियों वाले हैं? मैंने सर्च लाइट की तेज रोशनी सीधे उस विशाल मेंढक की आंखों पर डालनी शुरू कर दी। मेरे हिसाब से मेंढक ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं और तेज रोशनी को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते। शायद यही वजह थी कि उसकी हरकतें अभी कुछ धीमी थी। जैसे ही सही कोण से रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वह विशाल मेंढक सचमुच करीब 2 सेकंड के लिए वहीं ठिठक गया। लेकिन लगातार रोशनी डालने पर उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। तभी शूझो ने पानी की तेज धारा उसकी ओर छोड़ दी, लेकिन विशाल मेंढक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो शूझो की तरफ देखा तक नहीं। शूझो को ऐसा लगा मानो एक मेंढक उसका मजाक उड़ा रहा हो। वह गुस्से में दोबारा हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। ये मेंढक जल तत्व की शक्ति से जागृत हुआ है, इसलिए पानी के हमलों का इस पर असर नहीं होगा। इस बार मुझे कोशिश करने दो। इतना कहकर मैंने आंखें बंद की और अपनी मानसिक शक्ति को धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा किया। अगले ही पल वह शक्ति एक उल्का तलवार का रूप लेकर सीधी मेंढक की एक आंख में जा धंसी। विशाल मेंढक दर्द से जोर से चीखा। उसके शरीर से जहरीला तरल चारों ओर छिटकने लगा। जहां जहां वह झर घास पर गिरा, वहां की घास पल भर निकल गई। मैंने तुरंत सर्च लाइट उठाई और 2 सेकंड के लिए उसे फिर से जकड़ लिया। मौका मिलते ही हॉस्टल के बाकी तीनों लड़के भी उस पर टूट पड़े। इस तरह हम चारों ने विशाल मेंढक के साथ छापामार अंदाज में लड़ाई शुरू कर दी। उसी समय एक पुलिसकर्मी भागता हुआ अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचा। कप्तान, पहले वाला विशाल प्रेइंग मैंटिस किसी ने मार गिराया है और उसके 2 मॉन्स्टर कोर भी कोई निकाल कर ले गया है। ये सुनते ही पास खड़ी महिला पुलिस अधिकारी चौंक गई। मॉन्स्टर कोर? क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी हैरानी छा गई। क्या ये सब इन छात्रों ने किया है? करीब आधे घंटे की लड़ाई के बाद विशाल मेंढक बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे समझ आ गया कि अगर अब नहीं भागा तो जान नहीं बचेगी। वह तुरंत मुड़कर भागने लगा। चेन ही ने फौरन उसके सामने मिट्टी की एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन इतने बड़े मेंढक के लिए वह दीवार कोई मायने नहीं रखती थी। उसने अपनी ताकतवर टांगों के सहारे ऊंची छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह हवा में सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, उसके दिमाग पर मेरी मानसिक शक्ति ने फिर से हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। हम चारों तुरंत उस पर टूट पड़े और लगातार वार करने लगे। कुछ ही देर में विशाल मेंढक की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें मानो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी, जरा भी तरस नहीं आया। तीसरे भाई, क्या तुम इसे अपना अनुबंधित जीव बनाना चाहते हो? शाओ युलियांग उस विशाल मेंढक को कुछ देर तक देखता रहा। दूसरे भाई, इसे मार ही दो। इसके हाथों हमारे बहुत से साथी मारे गए हैं। ऐसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने बिना एक पल की झिझक के सिर हिलाया और अपनी मैंटिस ब्लेड से एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। नाम विशाल मेंढक लेवल। लेवल 1 उत्परिवर्तित दैत्य स्थिति, मृत बची हुई मूल्यवान वस्तुएं, विष थैली गुणा 1, जल और विष तत्व वाला क्रिस्टल कोर गुणा 1, उत्परिवर्तित दैत्य का मांस गुणा 1, जहरीली थैली और क्रिस्टल कोर निकालने के बाद मैंने पूरे मेंढक का मांस अपने स्टोरेज स्पेस में रख लिया। यह दृश्य देखते ही तीनों पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या इसके पास स्पेस एबिलिटी है? उनकी जानकारी के अनुसार पूरी टीम में एक भी स्पेस एबिलिटी वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसी शक्ति इस समय किसी खजाने से कम नहीं थी। सिर्फ सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्षमता ही इसे बाकी लोगों से कहीं ज्यादा उपयोगी बनाती थी। वह इतना काबिल इंसान अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तुरंत हमारे पास आया। बच्चों, क्या तुम लोग हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? उसकी बात सुनकर हम हॉस्टल के चारों लड़के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मौजूदा हालात में उनकी टीम में शामिल होना सबसे सुरक्षित विकल्प था, लेकिन काफी देर सोचने के बाद हमने मना कर दिया। टीम अच्छी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हम जैसे नए कॉलेज छात्रों के लिए सही भी हो। फिर भी इंस्पेक्टर हू ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा। कल हम जियांग यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों को सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचाने वाले हैं। अगर तुम लोग हमारे साथ चलो तो बदले में हम तुम्हें 4 असॉल्ट राइफल और 12 हैंड ग्रेनेड देंगे। ये सुनते ही हमारी आंखें चमक उठी। पहली बात, हम वैसे भी शेल्टर जाने का इरादा बना चुके थे। अगर रास्ते में कोई मुसीबत आती तो हम मदद करने से पीछे नहीं हटते। दूसरी बात, आखिर कौन सा लड़का बंदूक चलाने का मौका ठुकराएगा? इसलिए हमने बिना ज्यादा देर किए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन तीनों पुलिसकर्मियों के जाने के कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। इतनी भयंकर 2 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी मेरे शरीर में जरा सी भी थकान नहीं थी। जब मैंने हॉस्टल के बाकी तीनों साथियों से पूछा तो उन्होंने भी हैरानी से कहा कि उन्हें भी बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही। मैंने तुरंत अपने दिमाग में
मौजूद सिस्टम पैनल खोला। तभी मैंने देखा कि उसमें एक नया बैटरी इंडिकेटर दिखाई दे रहा था, वर्तमान ऊर्जा शेष 1। कहीं ये पैनल हमारे शरीर को ही ऊर्जा तो नहीं दे रहा, और अगर इसकी बैटरी पूरी खत्म हो गई तो क्या होगा? कहीं हम सीधे गायब तो नहीं हो जाएंगे? तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि सिस्टम पैनल उस विशाल प्रेइंग मैंटिस के क्रिस्टल की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा था, मानो उसे उसकी सख्त जरूरत हो। बाकी तीनों की सहमति मिलने के बाद मैंने वह क्रिस्टल सिस्टम पैनल को दे दिया। जैसे ही पैनल ने क्रिस्टल को अपने अंदर समाया, वह दोबारा चार्ज होने लगा। इसके बाद हम चारों पूरे कैंपस में फिर से निकल पड़े ताकि और ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा कर सकें। लेकिन आधा दिन ढूंढने के बाद भी हमें सिर्फ एक म्यूटेंट चूहे से एक ही क्रिस्टल मिला। भैया, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में बस इतने ही म्यूटेंट जानवर थे? शू झो ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं लगता, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। वो विशाल मैंटिस शायद पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे ताकतवर म्यूटेंट था। जब हमने उसे मार दिया तो बाकी जो थोड़े बहुत समझदार म्यूटेंट थे वे सब यहाँ से भाग गए। लेकिन हॉस्टल लौटते समय अचानक हम चारों को हवा में आड़ू के फूलों जैसी मीठी खुशबू महसूस हुई। अभी तो जून का महीना है, फिर ये आड़ू के फूलों की खुशबू कहां से आ रही है? मैंने तुरंत अपना निरीक्षण कौशल सक्रिय किया और आसपास का इलाका ध्यान से देखने लगा। जल्द ही मुझे समझ आ गया कि वो म्यूटेंट जानवर हम पर हमला नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो वो हमारे साथ आंख में चौली खेल रहा हो। हर बार जब मैं उसे साफ देखने ही वाला होता, वह पल भर में गायब हो जाता। मैंने धीरे से बाकी तीनों के कान में अपनी योजना बताई। फिर हम चारों अलग अलग दिशाओं में जाकर खड़े हो गए और उसके दोबारा सामने आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह म्यूटेंट फिर से दिखाई दिया, मैंने बिना एक पल गंवाए उस पर मानसिक हमला कर दिया। अपनी दिशा से एक साथ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह छोटा सा जीव भागते भागते उस आखिरी खाली जगह पर पहुंचा, तभी श्याओ युलियांग अचानक उस पर झपट पड़ा। अगले ही पल वह नन्हा सा जीव सीधे श्याओ युलियांग के साए में कैद हो गया। अब जाकर हमें उसका असली रूप साफ दिखाई दिया। वह हथेली जितना बड़ा एक छोटा सा पेड़ का जीव था। नाम परिवर्तित पीच ब्लॉसम ट्री स्पिरिट लेवल, निम्न स्तर प्रथम श्रेणी पौधा ताकत 15 फुर्ती, 30 शारीरिक क्षमता, 20 मानसिक शक्ति, 25 इच्छा शक्ति, 10 क्षमताएं, प्रकृति तत्व, जीवनदायी वर्षा, जीवन पुनर्स्थापन, उपचार। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी। अरे ये तो हीलर है। हमारी टीम में वैसे भी एक हीलर की बहुत कमी है। तुम लोगों का क्या कहना है? दूसरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, बस इसी से अनुबंध कर लेते हैं। वैसे भी हर वक्त लड़ना मारना मेरा स्वभाव नहीं है। यह कहते हुए श्याओ युलियांग ने उस छोटे से ट्री स्पिरिट को दोनों हाथों में उठाया और मुस्कुराकर बोला, छोटू तुम्हें छुपन छुपाई खेलना पसंद है? हमारे साथ घर चलो, हमारा घर बहुत बड़ा है। पहले तो ट्री स्पिरिट पकड़े जाने की वजह से डरा हुआ था। उसकी छोटी छोटी पत्तियां भी डर से कांप रही थी। लेकिन तभी श्याओ युलियांग ने उसके सामने अपना स्पेस वर्ल्ड खोल दिया। कुछ ही पलों में उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया फैल गई। चारों ओर हरियाली थी, ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, हरे भरे मैदान, सब कुछ जीवन से भरा हुआ था। ट्री स्पिरिट की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे उस दुनिया के भीतर मौजूद भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। वह खुशी से उछलता कूदता तुरंत उस दुनिया के अंदर भाग गया। ये देखकर हम चारों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। इसके बाद श्याओ युलियांग ने बड़ी आसानी से ट्री स्पिरिट के साथ अनुबंध पूरा कर लिया। जब मैंने दोबारा श्याओ युलियांग का स्टेटस पैनल देखा तो मैं एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि उसे ट्री स्पिरिट की जीवन पुनर्स्थापन वाली उपचार शक्ति नहीं मिली थी, लेकिन टेलीपोर्ट जैसी क्षमता भी लड़ाई में बेहद काम आने वाली थी। मगर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह उसकी चारों मूल क्षमताओं में हुआ जबरदस्त इजाफा था। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी। मैंने तुरंत बाकी दोनों का स्टेटस भी देखा। उनकी ताकत भी पहले से काफी बढ़ चुकी थी। क्या परिवर्तित जानवरों को मारने से इंसान और ताकतवर हो जाता है, या फिर इस चारों तरफ फैली रहस्यमयी धुंध की वजह से ऐसा हो रहा है, या शायद पहले हुई बारिश की ऊर्जा अभी तक पूरी तरह हमारे शरीर में समाई नहीं है? मैंने बहुत सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, इसलिए हम सब वापस छात्रावास लौट आए। तभी श्याओ युलियांग को महसूस हुआ कि वह छोटा ट्री स्पिरिट अपनी बीस्ट स्पेस से बाहर आना चाहता है। मुस्कुराया और बोला, तुमने इसके साथ छुपन छुपाई खेलने का वादा किया था, भूलना मत। छोटे से ट्री स्पिरिट ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी छोटी छोटी पत्तियां झुक गईं, मानो शिकायत कर रही हूं। यही है वो बड़ा घर जिसके बारे में तुम कह रहे थे? श्याओ युलियांग ने शर्माते हुए सिर खुजाया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो इस छोटे से हॉस्टल के कमरे की बात नहीं कर रहा था, वो तो अपने असली बड़े घर की बात कर रहा था। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि जिंदगी में कभी वापस वहां जा भी पाएगा या नहीं, और उसके घर वाले इस वक्त किस हाल में होंगे इसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। शायद छोटे ट्री स्पिरिट ने उसके मन की बात महसूस कर ली। उसने अपनी नन्ही सी पत्ती से प्यार से श्याओ युलियांग के गाल को सहलाया। ये देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, क्यों ना इसका कोई नाम रख दे? हाँ, शू झो तुरंत बोला। तीसरे भाई, हमें तो यह भी नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। यह सुनकर श्याओ युलियांग एक पल के लिए चौंक गया। सच तो यह था कि उसने अब तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अपने ही कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के बारे में इतनी जरूरी बात न जानना वाकई लापरवाही थी। इसलिए उसने सावधानी से ट्री स्पिरिट से पूछा, वो तुम लड़के हो या लड़की? छोटे ट्री स्पिरिट ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं फूल खिलाती हूँ। तो फिर तुम लड़की हो? मैं और शू झो एक साथ बोले, फिर इसका नाम तुम ही रखो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। काफी देर सोचने के बाद श्याओ युलियांग ने उसका नाम रखा लो होंग। छोटी सी ट्री स्पिरिट को अपना नया नाम बहुत पसंद आया। वह खुशी से उछलने कूदने लगी और अपनी नन्ही पत्तियां लहराते हुए नाचने लगी। कुछ देर के लिए हॉस्टल के चारों दोस्तों के बीच फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक छत के ऊपर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अगले ही पल एक विशाल काला साया खिड़की के बाहर से तेजी से गुजर गया। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने मेज की दराज से अपनी घड़ी निकाली। रात के 2:30 बज रहे थे। शू झो ने घबराकर पूछा, दूसरे भाई क्या आपको कुछ पता चल गया है? मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। करीब 2 मीटर लंबा एक विशालकाय उत्परिवर्तित चमगादड़ हॉस्टल की इमारत के चारों ओर चक्कर लगा रहा। मैंने गंभीर आवाज में कहा, लगता है कि रात का पहला आधा हिस्सा इसलिए शांत था क्योंकि ये सारे उत्परिवर्तित जीव चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक और रहस्यमयी बारिश होगी जिससे वे और भी ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन जब चौथी बारिश नहीं हुई तो उन्होंने अपना निशाना बदल दिया। अब उनका शिकार हॉस्टल के अंदर मौजूद इंसान है। मेरी बात खत्म होते ही बाहर गलियारे से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में दहशत फैल गई। चेनी अपने साथियों की मदद की पुकार सुनकर बेचैन हो उठा। दूसरे भाई, क्या हम बाहर चलें? मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। पहले इंतजार करो, इसकी सिक्योरिटी और पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, तब बाहर निकलेंगे तो भी देर नहीं होगी। लेकिन वो सब हमारे ही क्लासमेट हैं। अगर हम पुलिस का इंतजार करते रहे तब तक न जाने कितने लोग घायल हो जाएंगे, शायद कुछ की जान भी चली जाए। भाई, लड़ाई में मौतें और घायल होना तो तय है। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग हमें इतना आसान न समझे। 15 मिनट बाद करीब 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपने म्यूटेंट साथियों के साथ उन विशाल चमगादड़ों से जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय हम भी हॉस्टल से बाहर निकल पड़े। जब हम नीचे पहुंचे तब तक कई पुलिस वाले घायल हो चुके थे। श्याओ युलियांग ने तुरंत अपने छोटे ट्री स्पिरिट को बुलाया और घायलों का इलाज शुरू कर दिया। हम बाकी तीनों भी बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़े। तभी एक म्यूटेंट चमगादड़ सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं फौरन एक तरफ हट गया और अपनी मेंटिस ब्लेड निकालकर पलटवार कर दिया। कुछ ही बार में वह बुरी तरह घायल हो गया। वह उठकर भागने ही वाला था कि मैंने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और उसकी आंखों पर तेज रोशनी डाल दी। अचानक ऐसा लगा मानो उसे जोरदार बिजली का झटका लग गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैंने मौका नहीं गंवाया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद मैंने अपने स्टोरेज स्पेस से कई टॉर्च निकाली और बाकी तीनों को भी दे दी। कुछ ही देर में हॉस्टल के बाहर मौजूद ज्यादातर म्यूटेंट चमगादड़ मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी कई चमगादड़ हॉस्टल के अंदर घुस चुके थे। ऑफिसर हु जिन्हें तुरंत आदेश दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को 4 टीमों में बांट दिया जाए और हॉस्टल के चारों ब्लॉकों की तलाशी ली जाए। चेनी, श्याओ युलियांग और शू झो क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे ब्लॉक में चले गए, जबकि मैं अकेला चौथे ब्लॉक की तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ कहीं कोई बेहद ताकतवर दुश्मन छिपा हुआ है। जैसे ही मैंने छठी मंजिल पर एक सुनसान कमरे का दरवाजा खोला, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे सामने एक विशाल
विशाल चमगादड़ खड़ा था जिसकी ऊंचाई लगभग पूरे कमरे जितनी थी। उसके पंख इतने बड़े थे कि कमरे के अंदर पूरी तरह फैल भी नहीं पा रहे थे। अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें किसी राक्षस जैसी लग रही थी। नाम ब्लड बैट किंग लेवल 2, एलीट शक्ति 34.5 फुर्ती, 36.7 शारीरिक क्षमता, 37.4 मानसिक शक्ति, 31.6 निकटता, -80 कौशल, माइनस ब्लड एनर्जी, माइनस खून चूस कर पुनर्जीवन, रक्त जमाना, ब्लड फ्लेम कमजोरी। गर्भावस्था के कारण इसकी ताकत काफी कम हो चुकी है। जैसे ही मैंने उसका स्टेटस देखना पूरा किया, ब्लड बैट किंग गोली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटा। मैं तुरंत कमरे से बाहर कूद गया। अगले ही पल वह भी कमरे से निकलकर गलियारे के बाहर हवा में उड़ गया। अब उसके विशाल पंख पूरी तरह फैल चुके थे। मैंने बिना देर किए उस पर अपना मानसिक हमला कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिमाग पर भारी हथौड़े से वार कर दिया हो। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी रक्त जमाने वाली शक्ति मानसिक हमले पर बिल्कुल असर नहीं कर रही। उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और लाल बिजली की तरह मेरी तरफ टूट पड़ा। मैं फौरन एक लंबी छलांग लगाकर किनारे हट गया और उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ दीवार से जा टकराया बन गया। मौका देखते ही मैंने तुरंत दूसरी बार मानसिक प्रहार कर दिया। ब्लड बैट किंग दर्द से तड़प उठा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। हॉस्टल के बाकी छात्रों ने जैसे ही वह चीख सुनी, वे और भी ज्यादा अपने कमरों में दुबक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जरा सी भी आवाज निकाले। सबको डर था कि कहीं उस राक्षस का ध्यान उनकी ओर न चला जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ब्लड बैट किंग की उस चीख ने आसपास की सभी ब्लड बैट्स को सतर्क कर दिया था। अगले ही पल सभी ब्लड बैट्स ने अपनी हरकतें रोक दी और पूरी रफ्तार से यहाँ की ओर उड़ने लगी। दूर से आती उनकी आवाज सुनकर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मुझे इस ब्लड बैट किंग को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। लेकिन 2 बार मानसिक प्रहार करने के बाद भी उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। अगर 3-4 बार और भी करता तब भी शायद कुछ नहीं बदलता। मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना ही था। जैसे ही ब्लड बैट किंग दोबारा मेरी तरफ झपटा, इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी मेंटिस ब्लेड निकाली और उसकी लंबी जीभ पर एक गहरा वार कर दिया। उसी पल मैंने पहले मारे गए विशाल मेंढक की जहरीली थैली उसके मुंह के अंदर फेंक दी। लेकिन बचने में एक पल की देर हो गई और उसके नुकीले दांतों ने मेरी बांह पर एक गहरा डरावना घाव बना दिया। फिर भी मुझे अपनी चोट की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरी नजरें बस ब्लड बैट किंग पर टिकी थी। मुझे डर था कि कहीं जहर उस पर असर न करे। खुशकिस्मती से कुछ ही पल बाद जहर उसके घाव से पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका विशाल शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। दर्द से कई बार चीखने के बाद आखिरकार वह पूरी तरह शांत हो गया। ब्लड बैट किंग मर चुका था। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, मेरी अपनी चोट का दर्द भी तेजी से महसूस होने लगा। खून जमीन पर बहकर फैल चुका था। हर धड़कन और हर जलन मुझे याद दिला रही थी कि हीलर होना कोई मजाक नहीं है। इसी दौरान ब्लड बैट्स का पूरा झुंड भी वहां पहुंच गया। वे सभी छठी मंजिल के बाहर हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और उलझन भी। मैंने तुरंत अपनी मेंटिस ब्लेड कसकर पकड़ ली। अगर उन्होंने हमला किया तो मुझे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। चेन, ये और बाकी लोग वहां पहुंच गए। सामने का दृश्य देखते ही वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तीनों तुरंत मेरे पास दौड़कर आए। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। शाओ यूलियांग ने बिना देर किए अपना छोटा वृक्ष आत्मा बुलाया और मेरा इलाज शुरू कर दिया। जू झों ने पहले जमीन पर पड़े विशाल ब्लड बैट किंग की लाश को देखा, फिर हवा में मंडरा रही ब्लड बैट्स की ओर देखा। उसकी आंखों में भयंकर हत्या की इच्छा चमक उठी, मानो वह उन सबका सफाया कर देना चाहता हूं। वहीं चेन ही ने मेरे पैरों के पास फैला हुआ खून देखा, फिर उन कमरों के बंद दरवाजों की तरफ नजर डाली। उसके दिल में गुस्सा और निराशा भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भी इंसान मदद के लिए बाहर नहीं निकला। भले ही कुछ लोगों को सिर्फ 2 बार आध्यात्मिक वर्षा मिली थी, लेकिन ज्यादातर छात्रों को तीसरी आध्यात्मिक वर्षा भी मिल चुकी थी। उनकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी थी। फिर भी इतनी बड़ी मुसीबत के समय कोई भी हमारी मदद के लिए बाहर नहीं आया। उसी पल चेनी को आखिर समझ आ गया कि उसके दूसरे भाई ने पहले क्यों कहा था, लोगों पर बेवजह दया मत करो वरना वे तुम्हारी कीमत समझना छोड़ देंगे। उसने मन ही मन खुद से कहा, चेनी, यह अब हॉस्टल नहीं रहा, यह प्रलय की दुनिया है। अब दूसरों पर बेकार की दया और सहानुभूति दिखाने का समय खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई और बची हुई सभी छोटी ब्लड बैट्स का सफाया कर दिया। तब मैंने जमीन पर पड़े ब्लड बैट किंग की लाश की ओर देखा। लेकिन रूट के अलावा हमें 4 छोटे ब्लड बैट रक्त चमगादड़ के बच्चे भी मिले। उन्हें देखकर मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। इन्हें पालूं या मार दूं, यही सबसे बड़ा सवाल था। फिलहाल मैंने उन चारों को ब्लड बैट किंग के कमरे में छिपा दिया और फिर आज रात की बाकी सारी लूट इकट्ठा करने लगा। तभी हुजिन गुआन मेरे पास आया। जियांग चुआन, मैंने देखा कि तुम लोग इन परिवर्तित जीवों के शरीर से कुछ निकाल रहे थे, क्या बता सकते हो? वो क्या चीज है? मैंने जवाब दिया, गोल्ड कोर, स्वर्ण कोर। गोल्ड कोर, ये क्या होता है? इसका क्या काम है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा कहता है कि यह चीज आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। इसलिए अगर तुम्हें भी मिले तो इन्हें संभाल कर जरूर रखना। हुजिन गुआन ने सिर हिलाया और सोच में पड़ गया। शायद वह सोच रहा था कि बेस पर इस चीज पर कोई रिसर्च हो रही है या नहीं। लगता है इस बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। जब तक हमने युद्ध भूमि की लगभग सारी लूट इकट्ठा की, तब तक सुबह होने लगी थी। हम वापस हॉस्टल लौट आए और थोड़ा आराम करने लगे। तभी शियाओ यूलियांग ने अजीब सा चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। दूसरे भाई, मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। जब मैंने तीसरे परिवर्तित चमगादड़ को मारा, तभी से मेरे दिमाग में एक आवाज आ रही है कि अब मेरी ताकत और नहीं बढ़ेगी। चेंगी ने भी कहा, हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। शू ने भी सिर हिलाया। मेरे साथ भी यही हुआ। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई थी। मैंने तुरंत तीनों का स्टेटस पैनल देखा। एक बात सब में समान थी, तीनों के सभी गुण एट्रीब्यूट्स 30 से कम थे, जबकि मेरे सभी गुण 30 से ऊपर पहुंच चुके थे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या लेवल 2 पर पहुंचने के लिए अपने हाथों से एक लेवल 2 परिवर्तित जीव को मारना जरूरी है? लेकिन अगर हम चारों को अलग अलग एक लेवल 2 जीव मारना पड़े तो यह आसान नहीं होगा। मैंने कहा, फिलहाल इस बात को यहीं रहने देते हैं, बाद में मौका मिला तो इस पर प्रयोग करेंगे। अभी एक और जरूरी चीज देखते हैं। इतना कहकर मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से कुछ पारदर्शी चमकदार गोलाकार क्रिस्टल निकाले। कुल 63 लेवल 1 गोल्ड कोर और एक लेवल 2 गोल्ड कोर। मैंने पूछा, तुम लोगों को इनके बारे में कुछ समझ आ रहा है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ सिस्टम पैनल को चार्ज करने के काम नहीं आते, इनका कोई और उपयोग भी जरूर होगा। चेंगी और शियाओ यूलियांग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन शू का चेहरा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। वो झिझकते हुए बोला, बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या उस परिवर्तित सांप का गोल्ड कोर मुझे मिल सकता है? पता नहीं क्यों पहले मुझे इस चीज से कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज कह रही हो कि यह गोल्ड कोर मेरे बहुत काम आने वाला है। उसकी बात सुनते ही मुझे सब समझ में आ गया। शू की शक्ति जल तत्व से जुड़ी थी और वह परिवर्तित सांप भी जल और विष दोनों तत्वों वाला था। यानी हर व्यक्ति के लिए उसी के तत्व से मेल खाने वाला गोल्ड कोर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसी बात पर हम सब एक राय पर पहुंचे। अब से टीम को जो भी गोल्ड कोर मिलेगा वह उसी व्यक्ति का होगा जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयोगी होगा। धीरे धीरे सूरज निकल आया। दूसरे हॉस्टलों के छात्र अपना सामान लेकर शरण स्थल की ओर जाने वाली टीम के साथ निकलने लगे, लेकिन हम चारों अभी भी वहीं रुके रहे क्योंकि हमें एक और जरूरी काम करना था। पहले बहुत से छात्रों ने हॉस्टल में काफी राशन और सामान जमा करके रखा था। वे सब कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते थे और अब मेरी स्पेस स्टोरेज क्षमता का असली फायदा सामने आया। सिर्फ आधे घंटे की तलाश में हमें मिल गया 5 बोरी आटा, 7 बोरी चावल, शराब के 2 बड़े ड्रम और ढेर सारा दूसरा उपयोगी सामान। आखिर में हम फिर उसी कमरे की तरफ लौटे जहां पिछली रात हमारी मुलाकात ब्लड बैट किंग से हुई थी।